रात का आसमान हमेशा से एक रहस्य रहा है। काले मखमल पर बिखरे हीरों की तरह हजारों तारे दिल में एक अजीब सा खौफ और कौतूहल जगाते हैं। जब हम इस ब्रह्मांडीय कलाकृति को देखते हैं तो एक गहरा सवाल उठता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? सदियों से इंसान दूसरे ग्रहों पर जीवन की मौजूदगी के बारे में सोचते रहे हैं। ब्रह्मांड का विशाल आकार, अरबों आकाशगंगाओं और हर आकाशगंगा में मौजूद अरबों तारों को देखते हुए ये लगता है कि जीवन के दूसरे रूप जरूर कहीं न कहीं मौजूद होंगे। फिर भी हमारे पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। ब्रह्मांड की खामोशी बाहरी करने वाली है। दूसरे बुद्धिमान प्राणी कहाँ हैं? हमने अभी तक उनसे संपर्क क्यों नहीं बनाया है? यही सवाल आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली फर्मी पैराडॉक्स का आधार बनते हैं। ये विरोधाभास ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। यह हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि या तो हम अकेले हैं या फिर ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत जगह है। फर्मी पैराडॉक्स का नाम इटालियन अमेरिकन भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1950 में अपने साथियों के साथ दोपहर के भोजन के दौरान यह सवाल पूछा था, सब लोग कहाँ हैं? यह सवाल न केवल उनके साथियों को चौंकाने वाला था, बल्कि इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई बहस को जन्म दिया। फर्मी ब्रह्मांड में कहीं न कहीं अलौकिक जीवन होने की उच्च संभावना और इसके समर्थन में किसी भी सबूत की कमी के बीच स्पष्ट विरोधाभास से हैरान थे। उन्होंने सोचा कि अगर ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो कहीं न कहीं जीवन का होना लगभग निश्चित है। उनका तर्क सरल लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि अगर बुद्धिमान जीवन का अस्तित्व है तो हमें इसके कुछ संकेत अवश्य मिलने चाहिए। यह तर्क न केवल तार्किक था, बल्कि यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को भी चुनौती देता था। ब्रह्मांड की विशाल उम्र और आकार को देखते हुए भले ही बुद्धिमान जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हो, फिर भी ब्रह्मांडीय इतिहास में कई सभ्यताओं के उत्पन्न होने की उच्च संभावना होनी चाहिए। ये विचार कि हम अकेले नहीं हैं, मानवता के लिए एक गहरी सांत्वना और एक बड़ी चुनौती दोनों है। फर्मी ने तर्क दिया कि इन सभ्यताओं में से कुछ ने उन्नत तकनीक विकसित की होगी, जिससे वे तारों के बीच की दूरी तय कर सकेंगे और संभावित रूप से आकाशगंगा को उपनिवेशित भी कर सकेंगे। यह विचार कि अन्य सभ्यताएं इतनी उन्नत हो सकती हैं कि वे तारों के बीच यात्रा कर सकें, हमारे अपने तकनीकी विकास के लिए एक प्रेरणा है। तो अगर ऐसी उन्नत सभ्यताएं मौजूद हैं, तो उन्होंने पृथ्वी का दौरा क्यों नहीं किया है? यह सवाल न केवल वैज्ञानिकों को परेशान करता है, बल्कि यह आम लोगों के लिए भी एक रहस्य है। हमने उनकी उपस्थिति का कोई संकेत क्यों नहीं देखा है? क्या वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं, या हम उन्हें पहचानने में असमर्थ हैं? यह सवाल हमें अपनी तकनीकों और विधियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यह स्पष्ट विरोधाभास फर्मी पैराडॉक्स का क्रक्स है। यह विरोधाभास न केवल वैज्ञानिकों के लिए, बल्कि दार्शनिकों और आम लोगों के लिए भी एक चुनौती है। यह अलौकिक जीवन खोजने की हमारी सैद्धांतिक अपेक्षाओं और अवलोकन संबंधी सबूतों की कमी के बीच विसंगति को उजागर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी खोज की विधियां सही हैं, या हमें कुछ नया सोचना होगा। फर्मी के साधारण से सवाल ने दशकों से वैज्ञानिक जांच और दार्शनिक बहस को प्रेरित किया है। इस सवाल ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं न कहीं हमारे जैसे और भी हैं। इसने हमें बुद्धिमत्ता की प्रकृति, इंटरस्टेलर यात्रा की संभावना और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में हमारी धारणाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया है। ये सवाल न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के गहरे सवालों को भी छूता है। फर्मी पैराडॉक्स हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को कैसे समझते हैं, और क्या हम वास्तव में अकेले हैं। फर्मी पैराडॉक्स को समझने के लिए ब्रह्मांड की विशालता को समझना बेहद जरूरी है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से केवल एक है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, जिनमें से कई हमारे सूर्य के समान हैं। हाल ही में हुई खगोलीय खोजों से पता चला है कि ग्रह अविश्वसनीय रूप से आम हैं। वास्तव में अब यह अनुमान लगाया गया है कि मिल्की वे में तारों से भी ज्यादा ग्रह हैं। इनमें से कई ग्रह अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों के भीतर रहते हैं, जहां उनके सतहों पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए स्थितियां उपयुक्त हो सकती हैं, जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक जैसा कि हम जानते हैं। इन नंबरों को देखते हुए ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होने की संभावना सांख्यिकीय रूप से संभव लगती है। भले ही जीवन के उत्पन्न होने की परिस्थितियां अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हों, संभावित उम्मीदवारों की भारी संख्या से पता चलता है कि हम अकेले होने की संभावना नहीं रखते हैं। हालांकि सितारों और आकाशगंगाओं के बीच की विशाल दूरी संपर्क करने के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी निकटतम तारा प्रणालियों तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। यह सवाल उठाता है, क्या अन्य सभ्यताओं ने इन अंतर तारकीय दूरियों को पार कर लिया है, या हम एक दुर्गम ब्रह्मांडीय खाई से अलग हो गए हैं?
भाग 4 रहस्यमय मुलाकातें, यूएफओ देखे जाने की घटनाएं। पूरे इतिहास में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं या यूएफओ के हमारी आकाश में दिखाई देने की अनगिनत खबरें आई हैं। ये घटनाएं सदियों से मानवता के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं, और हर बार जब कोई नई रिपोर्ट सामने आती है तो यह लोगों की जिज्ञासा और उत्सुकता को और बढ़ा देती है। इन देखे जाने की घटनाओं ने लोगों की कल्पनाओं को मोह लिया है और अलौकिक आगंतुकों के बारे में अटकलों को हवा दी है। कई लोग मानते हैं कि ये घटनाएं हमारे ब्रह्मांड में जीवन के अन्य रूपों के अस्तित्व का प्रमाण हो सकती है, जबकि यूएफओ देखे जाने की अधिकांश घटनाओं को प्राकृतिक घटनाओं, गलत पहचान वाले विमानों या धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ मामले अस्पष्ट हैं। इन अस्पष्ट मामलों ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी उलझन में डाल दिया है, और वे इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। यूएफओ की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1947 की रोजवेल घटना है। यह घटना आज भी रहस्य और विवाद का विषय बनी हुई है, और इसके बारे में कई किताबें और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हैं। जब एक रैंचर को न्यू मैक्सिको में दुर्घटनाग्रस्त वस्तु का मलबा मिला, तो इससे एक दुर्घटनाग्रस्त एलियन अंतरिक्ष यान की अफवाहें फैल गईं। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और लोगों के बीच यूएफओ के प्रति रुचि को और बढ़ा दिया। अमेरिकी सरकार ने शुरू में दावा किया था कि वस्तु एक मौसम का गुब्बारा था, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि यह एक गुप्त सैन्य परियोजना का हिस्सा था। इस स्पष्टीकरण ने लोगों के संदेह को और बढ़ा दिया और साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। इस स्पष्टीकरण के बावजूद साजिश के सिद्धांत बने रहे और रोजवेल घटना यूएफओ विद्या की आधारशिला बनी हुई है। आज भी रोजवेल घटना के बारे में नई जानकारी और साक्ष्य सामने आते रहते हैं, जो इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। एक और दिलचस्प मामला बेट्टी और बार्नी हिल अपहरण का है, जो 1961 में हुआ था। यह घटना भी यूएफओ और एलियन अपहरण के मामलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस जोड़े ने दावा किया कि ग्रामीण न्यू हैम्पशायर से गाड़ी चलाते समय एलियंस द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया था। उनकी कहानी ने लोगों के बीच भय और उत्सुकता दोनों को जन्म दिया। सम्मोहन के तहत उन्होंने एक अंतरिक्ष यान पर ले जाए जाने और चिकित्सा परीक्षाओं के अधीन होने का वर्णन किया। इस विवरण ने लोगों के बीच एलियन अपहरण की अवधारणा को और मजबूत किया। जबकि उनकी कहानी को संदेह के साथ मिला है, यह सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित और व्यापक रूप से चर्चा किए गए एलियन अपहरण खातों में से एक है। इस घटना ने यूएफओ और एलियन अपहरण के मामलों में एक नई दिशा दी और लोगों के बीच इस विषय पर चर्चा को और बढ़ावा दिया। ये देखे जाने की घटनाएं, जबकि निर्णायक सबूतों की कमी है, अलौकिक मुलाकात की संभावना के बारे में पेचीदा सवाल उठाती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या इनमें से कुछ अस्पष्टीकृत घटनाएं एलियन अंतरिक्ष यान के प्रमाण हो सकती हैं, या वे केवल प्राकृतिक घटनाओं या मानवीय कल्पना की उपज की गलत व्याख्या है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे जो भी हो, यूएफओ देखे जाने की घटनाएं मानवता के लिए एक रहस्य बनी रहेंगी और हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगी। ये घटनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे साथ और भी कोई है। भाग 5 द ग्रेट साइलेंस, संपर्क न करने के सिद्धांत। फर्मी पैराडॉक्स अलौकिक जीवन की उच्च संभावना और इसके लिए किसी भी निश्चित प्रमाण की कमी के बीच के हैरान करने वाले विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो हम अभी तक किसी भी एलियन सभ्यता से संपर्क में क्यों नहीं आए हैं। इस महान सन्नाटे ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को यह समझाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है कि हमने एलियन सभ्यताओं से संपर्क क्यों नहीं किया है। इन सिद्धांतों में से कुछ बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक हैं, जो हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को और गहरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक संभावना यह है कि इंटरस्टेलर यात्रा बस बहुत कठिन या अव्यवहारिक है। ब्रह्मांड में तारों के बीच की विशाल दूरी और भौतिकी की सीमाएं इसे अत्यंत चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। भौतिकी की सीमाओं के साथ साथ तारों के बीच की विशाल दूरी सभ्यताओं के लिए ब्रह्मांड को पार करना असंभव बना सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई सभ्यता उन्नत तकनीक विकसित कर लेती है, तो भी इंटरस्टेलर यात्रा में शामिल ऊर्जा आवश्यकताओं और समय सीमाएं दुर्गम हो सकती हैं। उन्नत तकनीक के साथ भी इंटरस्टेलर यात्रा में शामिल ऊर्जा आवश्यकताओं और समय सीमाएं दुर्गम हो सकती हैं। यह भी संभव है कि किसी सभ्यता के पास इतनी उन्नत तकनीक हो, लेकिन वे इसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हों, जैसे कि अपने ग्रह की समस्याओं को हल करना। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि बुद्धिमान जीवन स्वाभाविक रूप से आत्मविनाशकारी हो सकता है। यह विचार इस पर आधारित है कि जैसे जैसे सभ्यताएं तकनीकी रूप से उन्नत होती जाती हैं, वे अपने विनाश के साधनों को भी विकसित कर लेती हैं। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने हिंसा और संघर्ष की क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमने देखा है कि कैसे तकनीकी प्रगति ने
हमें विनाशकारी हथियारों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। यह संभव है कि अन्य बुद्धिमान प्रजातियां समान आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों के आगे घुटने टेक चुकी हैं। तारों के बीच यात्रा या संचार के लिए तकनीकी क्षमता हासिल करने से पहले खुद को मिटा देती है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी इसी रास्ते पर हैं? शायद सबसे परेशान करने वाली संभावना यह है कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन उन्नत सभ्यताएं जानबूझकर हमसे संपर्क नहीं करने का विकल्प चुन रही हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे हमें किसी कारण से नजरअंदाज कर रहे हैं। जू परिकल्पना के रूप में जाना जाने वाला यह विचार प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी को एक ब्रह्मांडीय प्रकृति रिजर्व की तरह माना जा रहा है, जिसमें अलौकिक पर्यवेक्षक हमें दूर से देख रहे हैं, हमारे विकास में हस्तक्षेप न करने के लिए सावधान हैं। यह परिकल्पना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम किसी बड़े ब्रह्मांडीय प्रयोग का हिस्सा है, जिसमें अलौकिक पर्यवेक्षक हमें दूर से देख रहे हैं, हमारे विकास में हस्तक्षेप न करने के लिए सावधान हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या फिर किसी उच्च सभ्यता के नियंत्रण में हैं। यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है।